हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से रिलेटेड बात की थी। इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन कौन सी ऊर्जा होती है, टोटल ऊर्जा के बारे में बात की थी और उस ऊर्जा के कारण निकलने वाला जो तरंग दैर्ध्य है उसके बारे में हम बात की थी। आज जो है हम उनसे रिलेटेड, उन कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, हाइड्रोजन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ रहा है और हम जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तथा स्थितिज ऊर्जा और टोटल एनर्जी मतलब कुल ऊर्जा। पढ़ा था ना, तीन तरह की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्या नाम है, स्थितिज ऊर्जा और टोटल एनर्जी घटती है। ऐसे हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और टोटल एनर्जी के बारे में बताना है। क्या होगा इनमें जब वो उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आएगा। उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आने का मतलब क्या होता है, आप खुद ही देखें। उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आएगा, त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी, ये सोचिए आप। उत्तेजित अवस्था मतलब ऊपर वाला कक्षक है और मूल अवस्था मतलब नीचे वाला कक्षक है। ये तो हम जानते हैं, कल भी हमने बात की थी। ये कुछ इस तरीके से कक्षक रहते हैं, है ना। तो ये मूल अवस्था है, ये मूल अवस्था, ये उत्तेजित अवस्थाएं हैं। तो भले ही किसी भी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ रहा है, इसका मीनिंग है कि पहले त्रिज्या जब उत्तेजित अवस्था में थी तब ज्यादा थी और जब मूल अवस्था में आ गई उस समय त्रिज्या कम थी। ये कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए। ये मूल अवस्था मान लीजिए, ये उत्तेजित अवस्था है मान लीजिए। तो उत्तेजित से मूल अवस्था में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित से मूल अवस्था में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, भले यहां से यहां आए, भले यहां से आए, कौन सी भी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ रहा हो, त्रिज्या तो घटेगी ही घटेगी। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि जब त्रिज्या घटेगी तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के अंदर क्या क्या चेंज होगा। तो हमें क्या मालूम है, काइनेटिक एनर्जी जो है, ये तीनों की तीनों एनर्जी आर के व्युत्क्रमानुपाती है। हमको ये चीज पहले से ही मालूम है। फॉर्मूले याद रखिए आप, है ना। उन फॉर्मूले से हमको ये चीज मालूम थी, हमने डिस्कशन भी किया था लास्ट क्लास के अंदर। अब आप खुद देखिए, यहां पर लगता है माइनस, ये गड़बड़ थी और मैंने कहा था ये क्वेश्चन आया है और कई बार आया है। तो आप खुद देख सकते हैं, यहां पर अगर त्रिज्या घटती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, सही बात है। यहां त्रिज्या तो घटी है हर एक के लिए, यहां पर जब त्रिज्या घटेगी तो ये घटेगी तो ये मान बढ़ेगा और ये मान बढ़ेगा तो बड़ा हो रहा है मान और माइनस में बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये घट रही है। सेम ये घट रही है तो इसका मान जो है वो बढ़ेगा। मान किस में बढ़ रहा है, माइनस में मान बढ़ रहा है और माइनस में मान बढ़ रहा है, इसका मतलब टोटल एनर्जी घटेगी। तो इसका मीनिंग है इस केस में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये दोनों घटेगी। तो ये ऑप्शन कौन सा है, आप देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और यू और टोटल एनर्जी जो है घटती है। राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन अणु की निम्न स्तर ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, बताइए हाइड्रोजन अणु को दूसरी उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरी उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होगी। तो आप सबसे पहले देखिए, दूसरी उत्तेजित अवस्था का मतलब n बराबर कितना। दूसरी उत्तेजित अवस्था के लिए सबसे पहले तो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है वो n बराबर 1 में है मूल अवस्था में, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में, अब वो कितने में जा रहा है, कितने में जाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है उसको, दूसरी उत्तेजित अवस्था। और दूसरी उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 3, कल डिस्कशन हो चुका था इस पर। दूसरी उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है n बराबर 3, तीसरी उत्तेजित अवस्था n बराबर 4, ठीक है कि नहीं है। उत्तेजित अवस्था में जितनी उत्तेजित अवस्था n उससे एक ज्यादा होगा, ये समझ लीजिए आप। अब यहां तक जाने के लिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को तीसरे कक्षक में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी। तो आप देख लीजिए, पहले जब वो जहां पर है मूल अवस्था में, तब ऊर्जा बता दीजिए। 13.6 सबको मालूम है भैया, आपको मालूम है डेल्टा ई का मान क्या होता है, कहां पर है, मूल अवस्था में। तो मूल अवस्था और
E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 का मतलब जहां पर जाना है, मतलब जो उत्तेजित अवस्था है, सबसे जो कह सकते हैं कि बड़ी कक्षक है, बड़े कक्षक में ऊर्जा या फिर बड़े ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा है ना, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ये 2 का मीनिंग ये है, और ये जो नीचे वाली ऊर्जा स्तर में है, यहाँ पर जो है वो तीसरे कक्षक की ऊर्जा निकालनी है। यहाँ पर तीसरे कक्षक की ऊर्जा क्या होगी, -13.6। फॉर्मूला क्या है, पहले तो फॉर्मूला -13.6 Z² अपॉन N² फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा है, ठीक है ना, जो आवश्यक ऊर्जा लेने के लिए जो लेगी इलेक्ट्रॉन लेगा और उत्तेजित अवस्था में जाएगा, या फिर वो आवश्यक जो वो ऊर्जा जो जब वो उत्सर्जित करेगा या फिर उत्तेजित अवस्था से किसी नीचे वाली अवस्था में आएगा, तो उस समय जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा उसके लिए ये सूत्र है। हमने कल लास्ट क्लास के अंदर इसका डिस्कशन किया था। तो फॉर्मूला क्या होगा, -13.6 Z²। Z यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू यहाँ पर 1 है, Z² अपॉन N² माइनस, यहां पर मैं लिख देता हूं N की वैल्यू N2 लिख देता हूं अभी तो, और यहां पर जैसे मैं लिखूंगा -13.6, तो ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, +13.6 Z² अपॉन N1²। ढंग से देखो इस वाले फॉर्मूले को, ढंग से अच्छे से। ये हम ऊर्जा निकाल रहे हैं, जो ऊर्जा चाहिए, कौन सी ऊर्जा, मतलब किसके लिए चाहिए, मूल अवस्था से तीसरे कक्षक में जाने के लिए। तो ये बड़े वाले कक्षक की ऊर्जा माइनस छोटे वाले कक्षक की ऊर्जा। किसी भी कक्षक में कितनी ऊर्जा होती है, -13.6 Z² अपॉन N²। किसी भी कक्षक में इतनी ऊर्जा होती है। अब इसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी, इस वाले कक्षक में जो n बराबर तो मान लीजिए -13.6 Z² अपॉन N2², कोई मतलब वो वाला कक्षक जिसमें वो जाने वाला है, या फिर ऊपर वाले कक्षक का क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर। फिर इसके लिए भी -13.6 होगा, परंतु ये वाला माइनस, और जब मैं ये वाला माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 13.6 Z² अपॉन N1²। ओके, आप कॉमन ले लीजिए 13.6 इन दोनों में, और Z² भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, आप ढंग से देखें, माइनस का 1/N2² और प्लस का 1/N1²। तो मैं प्लस का पहले लिख देता हूं, 1/N1² माइनस 1/N2²। ये हमने जानबूझ के ये काम किया है, ताकि अब ये फॉर्मूला के तौर पर हम काम में लेंगे, इसको एज अ फॉर्मूले के तौर पर काम में लेंगे, क्योंकि हमें बहुत बार पूछेगा इस कक्षक से इस कक्षक में वो गया है, संक्रमण किया है, उत्सर्जित ऊर्जा निकालिए या फिर अवशोषित ऊर्जा निकालिए, आवश्यक ऊर्जा निकालिए। तो उस केस में अगर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको अगर हम याद रखते हैं तो हमारे लिए आसान होता था, अदरवाइज हमें ये काम करना पड़ेगा, ये 3 स्टेप लगाने पड़ेगा। इससे अच्छा ये याद रख लो हमेशा के लिए, तो अपना काम ईजी हो जाएगा। तो ये किसी भी परमाणु के लिए उत्सर्जित ऊर्जा, किसी कक्षक में संक्रमण किया हो तब, या फिर अवशोषित ऊर्जा के लिए ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र को याद रखना। अब इससे इसका जो आंसर हमें देना है, डेल्टा ई बराबर 13.6 Z²। Z का मान यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट 1 बटा, देखिए N1 का मतलब होता है जो नीचे वाला कक्षक होता है, निम्न ऊर्जा स्तर वाला कक्षक होता है, और N2 का मतलब जो ऊपर वाला कक्षक है। यहाँ पर संक्रमण हो रहा है 1 से 3, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर 1 हो गया N1 और 3 हो गया आपके N2, ठीक है। चलिए, तो एक N1 की जगह 1 का स्क्वायर माइनस N2 की जगह 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 13.6, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, ठीक है। इसको तो रवाना कर दीजिए, 1 माइनस 1/4, 1 में से 1/4 गया, 3/4 रहा, ठीक है। अब इसका गुणा करके 4 का आप भाग लगा दीजिए, ठीक है। पहले 4 का भाग लगाइए, 4 × 12, 1 बच गया 16, इसका गुणा कर दीजिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है अपना आंसर है इसके अंदर। N2 का मान है 3 का स्क्वायर, ओके। 13.6, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया,
इसको तो हटा दीजिए, 1 माइनस 1/9, 13.6, 8/9 कर दीजिए गुणा और फिर 9 का भाग लगा दीजिए। अब 9 का भाग लगा दीजिए इसमें, ये कुछ इस तरीके से समथिंग आंसर आ रहा है आपके 12 पॉइंट यहाँ पर 09, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12.1। ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। इस तरीके से ये फॉर्मूला आगे के लिए ध्यान रखना भाई, हम अब यूज में लेंगे इसको, हम डायरेक्ट यूज में लेंगे अब की बार। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था स्थिति में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। He+ आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा होगी। ओके, अब आपको सिर्फ इस प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा निकालनी है। किसकी? He+ आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर कितना? 2। प्रथम उत्तेजित n बराबर 2, इस मतलब He के अंदर मतलब Z बराबर क्या हो गया? He के लिए Z क्या होता है? 2। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में He का मान, ऊर्जा का मान अपन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? E = -13.6 Z² n² -13.6 Z²। Z की वैल्यू 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4/n², 2, फिर इसका भी क्या हो जाएगा? 4, तो कैंसिल हो जाएगा, बनेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है? ये रहा आंसर। ठीक है, तो किसी भी कक्षक में निकालना बहुत आसान है, उसके लिए Z और N का मान पता होना चाहिए। एक हाइड्रोजन अणु के nth कक्षक की ऊर्जा En है, तो He+ के nth कक्षक की ऊर्जा होगी, मतलब En के टर्म में बताना है अपन को। हाइड्रोजन का nth कक्षक में ऊर्जा मालूम है, En है, तो हीलियम आयन जो है उसके nth कक्षक में ऊर्जा कितनी होगी? तो पहले हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन -13.6 Z² एक बार तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 गायब हो गया, ये बटा, अब nth कक्षक है तो n का मान n ही है, nth कक्षक की बात की तो n²। ओके, ये हो गया आपके हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन के nth कक्षक में ऊर्जा को हमने किससे दर्शाया है? En से, तो मैं इसको En लिखूंगा। हाइड्रोजन के nth कक्षक में ऊर्जा क्या है? ये रही, उसको हमने क्या बोला? En। ठीक है, आ जाओ आगे। अब हीलियम आयन की प्रथम nth कक्षा में ऊर्जा अपन को चाहिए, तो हीलियम के लिए nth कक्षक में ऊर्जा क्या होगी? -13.6 Z। हीलियम आयन के लिए Z कितना होता है? 2 का स्क्वायर, और nth कक्षक है इसके लिए भी, तो इसलिए n का स्क्वायर, तो कितना हो गया? -13.6 n² गुणा 4, 2 का स्क्वायर 4। अब आप खुद देखिए इसका मान क्या है। इसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसका मान है En, तो इसको मैं En लिख सकता हूं। तो हीलियम के nth कक्षक में ऊर्जा क्या हो गई? En लिख दिया, और ये 4 से गुणा कर दीजिए, ये 4 En, ये लीजिए। हीलियम के nth कक्षक के अंदर जो ऊर्जा है वो 4 En है। ओके, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के अंदर, हाँ, इनमें से कौन सा राइट है? अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जरूरी नहीं है एक आंसर होगा, इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो ढंग से देख लेना। nवें कक्षक की त्रिज्या n² के समानुपाती होती है। हाँ, त्रिज्या जो होती है वो n² के समानुपाती होती है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और 0.529 n²/z, तो n² के समानुपाती है किसी भी nth कक्षक की त्रिज्या, और nवें कक्षक की ऊर्जा जो है n के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऊर्जा जो होती है वो आप देखिए -13.6 Z² n², तो आप देखेंगे n के नहीं है व्युत्क्रमानुपाती, है ना, ये अपने Z² n² होता है, तो n² के व्युत्क्रमानुपाती है ऊर्जा, तो ये अपने रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है।
अब देखें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, एकदम राइट बात है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज है। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का परिमाण गतिज ऊर्जा से अधिक होता है। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक कंडीशन लिखवाई थी कि काइनेटिक एनर्जी का जो परिमाण है वो काइनेटिक एनर्जी हमेशा धनात्मक ही होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपके कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर, या फिर कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के परिमाण के आधे के बराबर होती है। ये अपन ने रिलेशन कल अपन ने नोट किया था। तो आप देख सकते हैं किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का परिमाण गतिज ऊर्जा से अधिक, स्थितिज ऊर्जा का परिमाण बोला है तो परिमाण ही समझना है। और गतिज ऊर्जा से अधिक होता है, यस गतिज ऊर्जा से हमेशा अधिक होता है, गतिज ऊर्जा से भी अधिक होता है और कुल ऊर्जा से भी अधिक होता है इसका परिमाण। तो आप देख सकते हैं, आप देखेंगे गतिज ऊर्जा को डबल करने पर ये आ रही है। तो ज्यादा कौन है? स्थितिज ऊर्जा है। किसी भी कक्षक में स्थितिज ऊर्जा का परिमाण ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइड्रोजन अणु की पहली उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसी अवस्था में गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल ऊर्जा मालूम चल गई, वही वाले कंडीशन जो अभी हमने लिखी थी उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप ढंग से समझे तो। अणु की पहली उत्तेजित कुल ऊर्जा आपको दे रखी है -3.4। अब इसी कक्षक के अंदर आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। अब आप सबको मालूम है, जैसे पिछले देखिए इस वाले रिलेशन में देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और कुल ऊर्जा का परिमाण आपस में बराबर होता है, तो हमें इन दोनों के बीच में ही निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए वापस, तो ये और ये इसका अगर परिमाण ले लें तो वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म बात, इतना आंसर है, बस कुछ सॉल्व नहीं करना इसके अंदर, है ना। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इसका परिमाण लेना है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। और वो कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर, या अगर स्थितिज ऊर्जा दे रखी होती तो स्थितिज ऊर्जा के परिमाण के आधे के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से आपको इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी स्थितिज ऊर्जा देकर कुल ऊर्जा देकर स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आपस में पूछते रहते हैं एक दूसरे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 2 में संक्रमण करता है, तो इससे निकलने वाले विकिरण की तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। तरंग संख्या क्या होती है? चलिए बताते हैं तरंग संख्या क्या होती है। ये होता है तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम बोलते हैं तरंग संख्या। ये है तरंग संख्या। तरंग संख्या की परिभाषा क्या है? एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या। किसी भी एकांक लंबाई में, जैसे 1 मीटर में कितनी तरंगें हैं, उन तरंगों की संख्या जो है वो तरंग संख्या कहलाती है। और उसको हम 1/λ या फिर न्यू बार से डिनोट करते हैं, न्यू बार से भी डिनोट कर सकते हैं। ये तरंग संख्या की परिभाषा आपको समझा दी। अब आपको तरंग संख्या पूछा है, इसका मतलब 1/λ पूछा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, 1/λ बराबर RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। जहाँ N1 N2 क्या है? ये बड़े कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, ये छोटे कक्षक के लिए मतलब कोई भी, ये कम ऊर्जा ज्यादा ऊर्जा स्तर वाला का मुख्य क्वांटम संख्या है, ये कम ऊर्जा स्तर वाले के लिए। ओके, तो हमारे पास दोनों ही हैं। N2 4 है, यहाँ पर N2 क्या हो जाएगा हमारे लिए 4, और N1 क्या हो जाएगा 2। छोटे वाला है वो N1 है, बड़ा वाला है वो N2 है इस केस के अंदर। तो हमें सीधे तरंग संख्या ही निकालनी है, मतलब इसका ही मान निकालना है अपन को। तो RZ², हाँ कौन सा परमाणु है? हाइड्रोजन है। Z² मतलब 1 का स्क्वायर, N1² N1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/N2², N2 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये है 1/λ। ओके, 1/λ इज इक्वल्स टू R, हाँ इधर एलसीएम वगैरह ले लीजिए, 16 हो जाएगा। 1/λ इज इक्वल्स टू 3R/16। यही हमको ज्ञात करना। अगर लैम्डा ज्ञात करना होता
तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना तो मैं इसका व्युत्क्रम कर देता तो 16/3r, परंतु अपन को सिर्फ तरंग संख्या पूछी है तो मतलब इसी का मान निकालना है 3r/16। 3r नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये 3r/16 सी ऑप्शन, 3r/16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। किसी हाइड्रोजन सदृश परमाणु, हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए ही बोहर मॉडल है, पर ये नहीं पता परमाणु कौन है, कौन सा वाला है हाइड्रोजन जैसा परमाणु। सदृश परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या 4.5 A0 है, जहां A0 बोहर त्रिज्या है, पता है हमें। इसके कक्ष का कोणीय संवेग 3h/2π है, तो संभव तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, संभव तरंग दैर्ध्य जब ये अनुत्तेजित होगा, जब अनुत्तेजित हो जाता है, जब ये अनुत्तेजित होगा तब संभव तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है। जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में आता है, चलो मूल अवस्था में आता है, अनुत्तेजित होता है, उसके लिए कितनी संभव तरंग दैर्ध्य संभव है, कितनी तरंग दैर्ध्य हो सकती है, तो ये वाला है। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है ना, तो एक आंसर हो ये जरूरी नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। कैसे करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हमें उस परमाणु के बारे में पता ही नहीं है कि परमाणु कौन सा है, तो हमें परमाणु के बारे में पता करना पड़ेगा, और अभी किस कक्षक में बैठा है इसकी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि देखो 4.5 A0 है, तो इसका मतलब वो कौन से कक्षक के अंदर है, पहले कक्षक में, दूसरे में, तीसरे में, तो उसका भी हमको निकालना पड़ेगा ये कौन से कक्षक के अंदर है। तो n भी निकालना है और z भी निकालना है, परंतु देखो n के लिए हिंट दे रखा है, जिस भी कक्षक के अंदर है, जिस कक्षक की त्रिज्या ये है, और उसी कक्षक के लिए कोणीय संवेग का मान 3h/2π है। तो सबसे पहले याद कीजिए, जब बोहर मॉडल के अंदर मैंने बताया था, बोहर ने कक्षकों का क्वांटीकरण कर दिया था, जिसके अंदर h/2π कोणीय संवेग है वो पहला, जिसमें 2h/2π कोणीय संवेग है वो दूसरा कक्षक है, और जिसमें 3h/2π है वो तीसरा कक्षक है। तो यहाँ पर 3h/2π है, इसका मीनिंग है n बराबर यहाँ पर कितना है 3, तो n इससे मिल गया अपन को। ठीक है, अब अपन को निकालना है z। z कैसे निकालेंगे, अपन को त्रिज्या दे रखी है 4.5 A0। आपको त्रिज्या का सूत्र याद होगा, nवें कक्षक के अंदर त्रिज्या क्या होती है A0, ठीक है, n²/z, ये आपको त्रिज्या का सूत्र मालूम है। ठीक है, और आपको ये त्रिज्या दे रखी है, इस बार त्रिज्या कितनी दे रखी है 4.5, यहां पर त्रिज्या आपको दे रखी है 4.5 A0 दे रखी है त्रिज्या इस केस में। फिर यहां पर क्या लिखा जाएगा, इस बार त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या का फॉर्मूला ये त्रिज्या दे रखी है, और n का मान रख देते हैं, इस बार n का मान भी रख देंगे। n का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 9/z। A0 से देखिए A0 कैंसिल हो गया, अब z का मान निकालना है, ये उधर गया, और z बराबर, ठीक है, 4.5 नीचे आ जाएगा, 9/4.5, 2 बार कैंसिल हो गया, z बराबर 2। चलिए z तो z का मान भी आ गया, मतलब ये कौन से वाला परमाणु आयन है, ये He+ है, मतलब ये He+ की कहानी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी हमारा आंसर आया ही नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है कि अब ये जब जहां पर भी है, जैसे n बराबर 3 में है, तो अगर ये मूल अवस्था में आता है तो कितने तरह की तरंग दैर्ध्य संभव है, कितने तरह की तरंग दैर्ध्य निकाल सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जैसे ये मूल अवस्था है, इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर है, कल डिस्कशन हुआ था इस पे। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आ सकता है, आप खुद, ये तीसरा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे वापस आ सकता है, जाने के लिए तो यहां से डायरेक्ट तीसरे पे गया था, अब जब वापस आएगा तो वो 3 स्टाइल से वापस आ सकता है। पहली स्टाइल है वो सीधा 1 में आ जाए, और दूसरे स्टाइल में वो 1 में नहीं आए, पहले 3 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए। तो बताइए कितने तरह की तरंग दैर्ध्य संभव है, 3 तरह की तरंग दैर्ध्य संभव है, ये 3, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर 3 प्रकार की ऊर्जा निकाल सकता है, जब नीचे आएगा तो ये 3 प्रकार की संभव ऊर्जा है, निकाल सकता है। ठीक है कि नहीं, तो 3 में से अब वो कौन से, इनमें से वो कौन कौन से आंसर, इन 3 में से कोई 3 हो सकता है, इनमें से कोई 2 हो सकता है दिए हुए, ठीक है ना, कोई शायद 3 में से कोई 1 ही दिया हुआ वो इसमें आंसर, तो वो हमें निकालना है, तो हम इन तीनों की ऊर्जा निकालनी पड़ेगी।
सॉरी तीनों की तरंग दैर्ध्य निकालनी पड़ेगी कि जब इस केस में आया तब कौन सी तरंग दैर्ध्य निकाली, जब यहाँ से यहाँ आया था तब कौन सी तरंग दैर्ध्य निकाली, और जब यहाँ से यहाँ आया था तब कौन सी तरंग दैर्ध्य निकाली, और फिर हम मैच कर लेंगे कौन कौन से हमारे आंसर है। फाइनली ये कहानी तो समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन इधर है, वो कितने स्टाइल से आ सकता है, इस 3 स्टाइल से आ सकता है, तीनों के अंदर अलग अलग ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, तो तीनों अलग अलग ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होंगे उनके लिए अलग अलग। तो यहाँ पर 3 तरंग दैर्ध्य बनने के चांसेज है, 3 तरंग दैर्ध्य मिलने के चांसेज है। हम उन तीनों को निकालते हैं, हमारा काम उन तीनों को निकालना है। तो फॉर्मूला जल्दी से करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन बड़ा बन गया, 3 बार आंसर निकालना है। 1/λ आर जेड स्क्वायर, और जेड का वैल्यू फटाफट रख देते हैं साथ में ही, जेड की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1/, हाँ पहले कौन सी कंडीशन लेवे, जब वो आया था 3 से 1, तो मैं देखिए लिख रहा हूं 3 से 1, ये कंडीशन लेके चल रहा हूं पहले मैं, कि जब वो मान लीजिए सीधा 3 से 1 आया, तो 3 से 1 आया मतलब ये क्या है n2 और ये क्या है n1, तो n2 n1 रखना, n1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/n2, n2 क्या है आपके 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। फॉर्मूला तो पता है ना आपको, 1/λ 4r, 9 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 8, ठीक है। अब लैम्डा निकालना है आपको, तो लैम्डा निकालना है तो एक बार रुकिए, कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, वज्र गुणा कर लीजिए, लैम्डा जाएगा उधर, लैम्डा गया उधर, तो लैम्डा बराबर ये आएगा इधर 9/32r, देख लीजिए अच्छे से, ये आएंगे नीचे, ये जाएगा उधर 9/32r। इसमें से कोई है क्या आंसर, यस एक है, ठीक है मिल गया, एक आंसर तो पकड़ में आ गया। दूसरा निकालते हैं अभी हम, कौन सा अब लेवे, मैं देखता हूं 3 से 2, ये 3 से 2 वाली कंडीशन चल रही है। अब नेक्स्ट कंडीशन जब 3 से 2 है तो इसका मतलब n1 है 2, n2 है 3, 1/λ आर जेड स्क्वायर 4 ही है, 1/n1, n1 है यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/n2, n2 क्या है यहां पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो क्या बनेगा 1/λ बराबर 4r, यहां पर हो जाएगा 9 चौक 36, और 9 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 5। ओके नेक्स्ट देखते हैं इसमें, 1/λ बराबर कितने हो जाएंगे, यहां पे कोई कैंसिल, यस ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 9 36, तो यहां पर कैंसिल हो गया। अब लैम्डा का मान निकालने के लिए इसको लाए इधर, तो 5r तो आ जाएगा नीचे, 9 आ जाएगा ऊपर, 9/5r देख सकते हैं, ठीक है, और 9/5r का कोई है क्या आंसर, यस मिला हुआ है, ये भी है। अब तीसरी कंडीशन जो कैसे आ सकता है, 2 से 1, ये 2 से 1 वाली कंडीशन अब चल रही है। जब 2 से 1 आएगा तो n1 का मान 1 है, n2 का मान है 2, रखिए इसके अंदर आर जेड स्क्वायर 4, 1/n1 स्क्वायर 1 माइनस n2 स्क्वायर, ये रहा n2 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 4। ओके अब सॉल्व करते हैं इसको, 1/λ बराबर 4r, 4 एलसीएम आ जाएगा आपके, या फिर 1 में से 1/4 गया, क्या बचा आपके 3/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसल, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया 1/3r, लैम्डा बराबर 1/3r आंसर नहीं है, तो इसका मीनिंग ये 3 संभव थी और 3 में से हमको 2 हमारे आंसर्स के अंदर है, तो हमने वो 2 टिक कर लिया। ये होता तो इसको भी हम यहाँ पर राइट कर देते और हमारे 3 आंसर हो जाते। तो ये हमारे यहाँ पर 2 आंसर हो गए, एक हो गया ए और एक हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन अणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 है। अभी छोड़ दीजिए आयनीकरण का क्या मीनिंग है, अपना इसके बगैर भी काम हो जाएगा। आयनीकरण ऊर्जा बताएंगे आपको 1-2 लेक्चर बाद में। बोर सिद्धांत के अनुसार तीसरे कक्षक से चौथे कक्षक में जाने पर स्थानांतरण ऊर्जा होगी। तीसरे कक्षक से गया है चौथे कक्षक के अंदर, तो उस केस में ऊर्जा क्या होगी। तो पहले ही क्वेश्चन के अंदर शायद हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था कि ऊर्जा कितनी आवश्यक होगी
इस कक्षक से उस कक्षक में जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिएगी या कितनी ऊर्जा निकलेगी, उसके लिए हमने कहा था डेल्टा ई बराबर क्या होता है E2 माइनस E1, और हमने एक फॉर्मूला भी इसके लिए डिराइव कर दिया था डायरेक्ट, जिसका फॉर्मूला क्या था, अगर ऊर्जा डायरेक्ट दे रखी है इस वाले कक्षक में इतनी है, इस वाले में इतनी है, तो माइनस कर दो, डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर ऊर्जा नहीं दे रखी, कक्षक दे रखे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिए 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, इसको एज ए फॉर्मूला लर्न रख लें, काम आसान हो जाएगा। 13.6 हाइड्रोजन अणु के लिए बात हो रही है, तो हाइड्रोजन के लिए एक Z का मान एक तो 1 का स्क्वायर, N1 वही वाली बात, छोटा नंबर कौन सा है 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, N2 यहां पर उत्तेजित अवस्था तो नहीं है, ठीक है, कक्षक का नाम है, सीधा नंबर कक्षक का ही है, तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 13.6 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अंदर सॉल्व कर लीजिए आप, 16 गुणा 9 और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, सॉल्व करेंगे इसको, 13.6 16 में से 9 गया 7, और इसको अपन अभी 16 गुणा 9 लिख देते हैं। देखिए ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 चौक 16, 4 3 12, 1 बचा 16, अच्छा 2 से और कैंसिल हो रहा है, देखिए ठीक है। अब इसको जो भी है गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, अपन पहले इनका गुणा कर लेते हैं, फिर सीधा 18 का भाग ही लगा देंगे सीधा, ठीक है। अब 18 का भाग लगा दीजिए आप सीधा, तो इसका पहले आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है 6, कौन सा वाला आंसर है आपके 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कौन सा वाला आ रहा है देख लीजिए, ये वाला आंसर आ गया, खत्म बात, इजी। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब वो तीसरे से चौथे कक्षक के अंदर जा रहा है, तो उसको इतनी ऊर्जा स्थानांतरित करनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी अपन को, ये वाली बात। नेक्स्ट देखें अपन, बोहर मॉडल के अनुसार निम्नतम कक्षक में ऊर्जा होगी, निम्नतम कक्षक का मतलब मूल अवस्था, आपको मैंने बताया है, मूल अवस्था प्रथम अवस्था कह सकते हैं, तो उसमें ऊर्जा कितनी होती है आपको याद है, हाइड्रोजन का हमने बनाया था, है ना, और एक आपको ये भी चीज़ मालूम है ना, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, इससे भी मालूम कर सकते हैं, और ऊर्जा स्तर आपको याद हो तो उससे भी मालूम, यहाँ पे 13.6 था, यहाँ पर -3.4 समथिंग था, यहाँ पे माइनस का 1.1 समथिंग इस तरीके से था। आप देख लीजिए सबसे नीचे वाले में ऊर्जा सबसे ज़्यादा है या कम, नंबर को मत देखिए, आगे माइनस को भी ध्यान में रखें, माइनस के अंदर सबसे बड़ा नंबर है इधर नीचे, तो आप देखेंगे नीचे सबसे कम ऊर्जा है, सबसे कम है ये -13.6 सबसे कम है, ये माइनस का 1.5 है, ये बड़ा है इनसे, तो आप देखेंगे सबसे नीचे वाले के अंदर ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी हाइड्रोजन सदृश परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक Z वह 2n क्वांटम संख्या के उत्तेजित अवस्था में है, एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु है, पता नहीं कौन सा है वो, उसका परमाणु क्रमांक Z है, ठीक है, वो 2n क्वांटम संख्या, और क्वांटम संख्या को अपन इसने n के फॉर्म में देखा, 2n कोई क्वांटम संख्या के अंदर है, 5वें कक्षक में, छठे कक्षक में, छठे कक्षक में हो सकता है, 8वें कक्षक में हो सकता है, तो ऐसे किसी कक्षक के अंदर ये है, तो और उत्तेजित अवस्था में है, तो क्योंकि ऊपर वाले कक्षक में तो उत्तेजित में ही है, क्योंकि अब देखिए यह अधिकतम 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन उत्सर्जित करता है, फोटोन मतलब ऊर्जा, यह अधिकतम इतना उत्सर्जित कर सकती है ऊर्जा इस केस में, यदि यह n क्वांटम संख्या के कक्षक में संक्रमण करता है, यदि मतलब ये 2n में पड़ा है और n के अंदर आ जाए, तो ये इतनी ऊर्जा निकालता है, तो n z ये दोनों तो निकालने हैं, साथ में मूल अवस्था में ऊर्जा निकालनी, मूल अवस्था में ऊर्जा पता है ना, मूल अवस्था n बराबर 1, और अनुत्तेजित होने के दौरान कम से कम कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है, कम से कम कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, कम से कम कर सकता है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा 13.6 है, ओके।
ये क्वेश्चन आप देखेंगे 4 चीज़ें निकालनी, परंतु ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, आप उनको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा है अपने आप में, मार्क्स भी इसमें बड़े हैं, तो करते हैं इसको, है ना। 4 क्वेश्चन है, अपने लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। इसको पहले समझे, पहले वापस समझे। ये कह रहा है कोई परमाणु है, आयन है कोई भी, हाइड्रोजन सदस्य, इसका मतलब बोहर मॉडल उस पर अप्लाई है, इसका मीनिंग ये है। अब वो किसी 2n कक्षक के अंदर है, कोई कक्षक है, कोई 2n कक्षक है, चलिए, और ये nवा कक्षक है, मान लिया भाई nवा कक्षक 2n से तो नीचे ही होगा कोई, ये 2n कक्षक है, ये nवा कक्षक है और ये मूल अवस्था है, ठीक है, ये हमने मान लिया मूल अवस्था। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है कि जब वो 2n में है तब अधिकतम कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। तो एक मुझे एक बात बताओ, 2n में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो 2n में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आए ताकि वो अधिकतम ऊर्जा निकाले। यहां से यहां आ जाए, या फिर यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां आ जाए, या यहां से यहां आ जाए। आप खुद ही सोचिए अधिकतम ऊर्जा आपको कैसे मिल सकती है, जब इलेक्ट्रॉन कैसे आए। तो इलेक्ट्रॉन से अधिकतम ऊर्जा जब वो यहाँ बैठा हो तब अधिकतम ऊर्जा तभी मिलेगी जब वो 2n से सीधा किस में आ जाए, मूल अवस्था में आ जाए। बस उस केस में आपको अधिकतम मिलेगी। आप खुद देख सकते हो ऊर्जा का गैप इतना सारा है ना, यहां से यहां आती ऊर्जा का इतना सारा गैप, और जो गैप है उसी के अनुरूप ऊर्जा निकलेगी, सही है। तो इतना ज्यादा गैप है तो सीधा यहां से यहां आए, यही एक ऐसा चांस है जब इलेक्ट्रॉन आए तो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा निकाल सके। जब वो इस जगह पर बैठा हो तब ज्यादा इतनी ऊर्जा निकाल सकता, इससे ज्यादा वो ऊर्जा निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब है 204 जो ऊर्जा निकाली है वो कब कब निकाली है, जब वो 2n से कहां पर आया हुआ है, यहां पर। तो इस केस में कैसी ऊर्जा निकली है, अधिकतम ऊर्जा निकली है। इस केस में अधिकतम ऊर्जा निकली है। ओके, ये चीज हम समझ गए। और कितनी निकली है, 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगली कहानी क्या है, यदि यह n क्वांटम संख्या के कक्षक में संक्रमण करता है, n क्वांटम संख्या का कक्षक ये रहा, मतलब ये यहां पर संक्रमण करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर संक्रमण करता है, मतलब 2n से कक्षक से nवें कक्षक में पहुंचता है, तब कितनी ऊर्जा निकालता है, 408। तो इसने कितनी ऊर्जा निकाली, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए बात, ठीक है। तो इस केस में आपको nz निकालना है, n और z निकालना है। और एक और बात, यहां पर मूल अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है वो भी निकाल देंगे, -13.z² n का मान 1 है और z मिल जाएगा, रख लेंगे। और एक और बात जो लास्ट है वो ये है कि यह अनुत्तेजित होने के दौरान कम से कम कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। जब देखो इलेक्ट्रॉन अनुत्तेजित हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ये अनुत्तेजित हो रहा है, अनुत्तेजित होने का मतलब वो अब नीचे आ रहा है, नीचे वाले किसी कक्षक के अंदर आ रहा है, तो अनुत्तेजित होने के दौरान मिनिमम कितनी ऊर्जा निकाल सकता है। तो आपको मालूम है जब अनुत्तेजित होने के दौरान मैक्सिमम यहां से यहां आए तब ऊर्जा निकाल सकता है अधिकतम, तो मिनिमम कितनी निकाल सकता है, जब वो यहां से यहां आए, जस्ट अपने नीचे वाले कक्षक में कूदे तब जाके वो कम से कम ऊर्जा निकालेगा, क्योंकि नीचे वाले कक्षक के बीच में ऊर्जा गैप सबसे कम है। अगर वो यहाँ से यहाँ कूदता है तो इतनी ऊर्जा निकालेगा, यहाँ से यहाँ तो इतनी ऊर्जा निकालेगा, सीधी इतनी ऊर्जा निकालेगा। तो कम से कम कब ऊर्जा निकालेगा, जब वो अपने नीचे वाले कक्षक में ही कूद जाए। तो अभी तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, अभी तो अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे अपन। इसके लिए पहले तो बनाएंगे हम इक्वेशन, समीकरण बनाएंगे, ऊर्जा वाला समीकरण। कौन सा समीकरण, जो हमारे बहुत काम आ चुका है आज, E इज टू 13.6 माइनस नहीं 13.6 z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये वाला हम काम में लेंगे। कितनी ऊर्जा निकाल रहा है संक्रमण में, 204। तो 13.6 कौन सा है, z पता ही नहीं, यही तो निकालने के लिए बैठे हम। 1/ छोटा कक्षक कौन सा होगा भाई, यहां से 2n से 1 में आया है तो n1 क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, माइनस कहां से कहां आया, अच्छा दूसरा कहां पर है, ये 2n में है,
तो यहां पर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर क्या होता है, 4n स्क्वायर। ठीक है भाई, निकल गया अपने। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन। ये समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। कौन से संक्रमण के लिए, इस संक्रमण के लिए। हमको मालूम है इस संक्रमण में कितनी ऊर्जा निकलती है, 40.8। तो ऊर्जा कितनी निकली, 40.8। 13.6 z स्क्वायर 1/n1, मतलब छोटा कक्षक कौन सा है इसमें, n है ना, नीचे वाला n है, तो यहां पर n स्क्वायर। और कहां से आया है, मतलब ऊर्जा, ऊपर वाला ऊर्जा स्तर कौन सा है, 2n, मतलब यहां पे दो कक्षक है, एक है 2n, एक है n। तो n छोटा है इसलिए n1 की जगह लिखा, n1 की जगह n लिखा, और 2n बड़ा है इसलिए n2 की जगह 2n लिखेंगे। तो ये लिखा है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड कर लें, भाग दे दें। तो भाग दे देंगे तो उससे z स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 13.6 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप खुद देखें, इसके अंदर इसके भाग लगेगा 204/40.8 हो जाएगा, और जब इनका भाग लगेगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मैं देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सीधा ये लिख रहा हूं, 204/40.8, 204/40.8 बराबर जो है वो किसके होगा, ये सब गायब। यहां पर क्या बचा, 1 माइनस 1/4n स्क्वायर, ऊपर बचा 1 माइनस 1/4n स्क्वायर, अपॉन में है 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर। ये देख लीजिए नीचे यही था, 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर। ऊपर क्या था, ये जैसे जो ऊपर था उसको ऊपर लिख दिया, और जो नीचे था उसको हमने नीचे लिख दिया। ओके, यहां पर ये 0 हटाओ, नहीं पॉइंट हटाओ, डेसिमल ये हटेगा, तो डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाएगा 0, बन गए नीचे 408। 204 का भाग लगाओ, 204 एकम 204 बन गए 10, 204 दूने 408। ओके, इसमें 5 से कट हो रहा है और, तो 5/1, ऊपर 1 माइनस 1/4n स्क्वायर। चाहे तो एलसीएम ले ले भले ही आप, है ना, ले लीजिए एलसीएम भले इसमें, 4n स्क्वायर 4 माइनस 1। ठीक, अब वज्र गुणा कर लीजिए आप, इधर से इधर वज्र गुणा, ये वाला जाएगा इधर 5 से गुणा होने के लिए, 5 से गुणा क्या होगा, 3/4n स्क्वायर होगा, 3/4n स्क्वायर। और यहां पर क्या होगा, ये 1 से गुणा होगा, मतलब ये सेम ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर n स्क्वायर नीचे, तो पूरी इक्वेशन को n स्क्वायर से गुणा कर लीजिए, पूरे समीकरण को n स्क्वायर से गुणा कर। देखो ये तो है 15/4, जब इस वाले को गुणा किया गया n स्क्वायर से, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। इसको n स्क्वायर से गुणा करेंगे n स्क्वायर, और माइनस इसको n स्क्वायर से गुणा करो तो क्या हो गया, 1/4। आप खुद देख लीजिए, n स्क्वायर से गुणा कर दिए तीनों को, इसको किया n स्क्वायर गायब 15/4, इसको किया n स्क्वायर आ गया, इसको किया n स्क्वायर गायब 1/4। अब देखिए क्या होगा, इसके अंदर ये लाइए इधर, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15/4 प्लस 1/4। ऐड कर दें इनको, तो n स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16/4। ठीक है, n स्क्वायर बराबर 4, तो n बराबर क्या हो गया, 2। तो वो जो है कक्षक कौन सा है, नहीं सॉरी, कौन से कक्षक में बैठा है वो, सॉरी n का मान 2 है, तो वो कौन से कक्षक में बैठा है, चौथे कक्षक में, 2n में, वो 2n में बैठा है। इसका मतलब n का मान 2 आ गया, तो 2n क्या हो गया, 4, तो चौथे कक्षक में बैठे बैठे काम कर रहा है सारा, z का मान निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में, पीछे वाले इस इक्वेशन में आप रख दीजिए n का मान, रख दीजिए इसमें, रख दीजिए n का मान, तो z का मान आ जाएगा। मैं इसके अंदर n का मान रख रहा हूं इस वाले में, ताकि मुझे z का मान मिल जाए। 204 बराबर 13.6 z स्क्वायर, एक माइनस 1 बटा कितना था इधर, 1 माइनस ये 1 हो गया, 1 माइनस 1/4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर का मान कितना आया, n का मान है 2, तो n स्क्वायर का मान कितना होगा, 4। अब हमें z निकालना है, तो इसको 13.6 को तो नीचे ले आओ, उसको सॉल्व कर दो। ये क्या बना नीचे 16, तो क्या बना, एलसीएम आ गया 16, 16 में से ये गया 15, ये बन गया, एलसीएम निकाल दिया इसमें से। अब जेड स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, वज्र गुणा कर लीजिए, इधर से उधर भेज दीजिए इनको, 204 गुणा 16 बटा 13.6 गुणा 15। वो कैसे करेंगे इसको देख लें आप, कट करें,
ये 4 से कट हो रहा है, ये 2 से और कट हो रहा है, कट कर दीजिए इसको 1.7। चलो मैं डेसिमल हटाता हूं, इसमें डेसिमल हटाया तो ऊपर 20 हो गया, ठीक है। अब ये 17 और 204 कैंसिल हो रहे हैं, 17 बचे 3, 17 दूने 34। ओके, तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो, अच्छा और क्या बचा, और कौन कट हो सकता है, ये 12 और 15 कैंसिल हो सकते हैं, ध्यान दे, 3 से कटा 3 चौक 12 15, ठीक है, और ये 5 से इनको काट दीजिए 20, तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपने 16 हो गया। तो जेड का मान कितना हो गया 4, जेड का मान आपको यहां पर मिला है 4, देख लीजिए अच्छे से, ये आपके दूसरा आंसर हो गया, ठीक है, ये दूसरा आंसर है, z बराबर 4। अब n आ गया, z आ गया, मूल अवस्था में कितनी ऊर्जा, मूल अवस्था में ऊर्जा का मान कितना होता है, E बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना आया था 16 बटा एन स्क्वायर, एन का मान 2 है तो एन स्क्वायर -13.6 16 बटा कौन से मूल अवस्था में निकालनी है, मूल अवस्था के लिए n का मान कितना होता है 1, मूल अवस्था में निकालनी है ना इसकी ऊर्जा, तो मूल अवस्था में n का मान 1 हो गया भाई, -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, तो z का मान कितना है देख लीजिए, जेड स्क्वायर और n कौन से अक्षर की बात कर रहा हूं, मुझे कौन से अक्षर में निकालनी है, पहले कक्षक में निकालनी है, मूल अवस्था के लिए निकालनी है, तो n बराबर 1, E बराबर गुणा कर दीजिए 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके तीसरा आंसर आ गया, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लास्ट चीज आपको निकालनी है कि जब वो हाँ मिनिमम कितनी ऊर्जा निकाल सकता है, कम से कम कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है, तो कम से कम ऊर्जा उत्सर्जित कब करेगा, देखिए ये वाला कौन सा कक्षक है, चौथा कक्षक, तो n का मान कितना है 2, 2 दूने 4, चौथे कक्षक से जब वो तीसरे कक्षक में आ जाए, ये चीज कंफर्म हो गई, मिनिमम तभी ऊर्जा निकालेगा, कम से कम तभी ऊर्जा निकलेगी जब वो चौथे में है, ये चौथा है, चौथे से किस में आ जाए, तीसरे में, तो हम निकाल देंगे चौथे से तीसरे के लिए, 4 से 3 के लिए, ये हो गया आपके n1 और ये हो गया n2, कौन सी E बराबर -13.6 सॉरी माइनस नहीं आएगा इस केस में 13.6, E इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया 13.6, जेड की वैल्यू यहां पर कितनी है, z आया अपने 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 बटा n1 स्क्वायर, पहले n1 देख लीजिए यहां से 3, 3 का स्क्वायर 9 और n2 4, 4 का स्क्वायर 16, 13.6 16 और यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 9 गुणा 16 और 16 माइनस 9, ये आपके एलसीएम आ गया इधर, ठीक है, तो देखिए 16 से 16 आपके कैंसिल हो गए और 16 में से 9 गया 13.6, ये इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अलग से, ठीक है, मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं इसको, हमें गुणा भागी करना इधर, तो E इज इक्वल्स टू पहले 7 से गुणा कर लीजिए, आप वापस गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, 4 से लगी 21 और 4 कितने हो गए 25, 9 पॉइंट लगा दें यहां पर बटा 9, भाग देंगे 9 एकम 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके चौथा आंसर आ गया, ठीक है, तो देख लीजिए हमने इसके चारों आंसर निकाल दिए। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं कुछ कंपटीशन एग्जाम के अंदर, और इन्हीं में से कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, सेम तरंग दैर्ध्य निकालना, तरंग संख्या निकालना, इस कक्षा से इस कक्षा में जाता है तो ऊर्जा निकालना,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।